हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे। और रात के बज चुके हैं 10:15। तो 10:15 बजे के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि आप लोग का अपकमिंग एग्जाम्स जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का साइकोलॉजी का। तो हम उसका वीवीआईपी ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो आइए सुपर 90 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जितने क्वेश्चंस के आपको आंसर पता होंगे वो सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग देते हुए चलिए, ठीक है। वैसे मैंने ऑलरेडी पूरे यूनिट 4 तक पढ़ा दिया जो कि पूरा खत्म हो चुका है फर्स्ट सेमेस्टर। अभी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है और आप लोगों को कल सुबह तक में मिल ही जाएगा। तो सारे वीवीआईपी जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको देख जरूर लेना भैया। शॉर्ट्स देखो ना देखो लेकिन लॉन्ग देख लेना, क्योंकि लॉन्ग से ही शॉर्ट्स आपके बन जाने हैं, ठीक है। और लॉन्ग को अच्छे से देखे रहोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समय नहीं बिताते हैं। बहुत सारे बच्चों को नींद आ रहा है, ठीक है, गुड नाइट बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन रहा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया था? भैया प्रयोगशाला समझते हो जहां पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जहां पर प्रयोग किए जाते हैं। मनोविज्ञान को विज्ञान बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्यों विज्ञान बोला जाता है? क्योंकि इसमें प्रयोग बहुत सारे होते हैं। बशर्ते फर्क इतना है कि इसमें प्रयोग जो हुए हैं वो एनिमल्स पे हुए हैं। एनिमल्स यानी ह्यूमंस भी कह सकते हो और जानवर भी कह सकते हो, ठीक है। मनुष्य भी क्या है? जानवर की श्रेणी में आता है। तो ये पहला प्रयोगशाला जो खोला था वो किसने खोला था? विलियम वुंट ने खोला था, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रयोगशाला किसने खोला? विलियम वुंट ने खोला। तो पहले का राइट आंसर, हाँ जी, फटाफट सभी लोग आंसर के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग क्या करना है? आंसर देते हुए चलना, ठीक है। हाँ जी, तो पहला किसने दिया? विलियम वुंट ने दिया। दूसरा क्वेश्चन की बात करता है, अधिगम के सिद्धांत में किस मनोवैज्ञानिक ने सुल्तान, ध्यान देना, अधिगम के सिद्धांत में किस मनोवैज्ञानिक ने, सिद्धांत में कह सकते हो मनोवैज्ञानिक, सुल्तान नामक वन मानुष का प्रयोग किया था। ध्यान देना, अधिगम को हम लोग कहते हैं लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम को हम लोग कहते हैं लर्निंग। लर्निंग का मतलब हो गया एक तरह से सीखना। भैया बच्चा जो होता है या मनुष्य जो होता है वो बचपन से लेकर के यानी बाल्यावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक जो होता है वो क्या करता है? लर्निंग का काम करता है, सीखने का काम करता है। अब सीखने के भी अपने कई सारे प्रारूप होते हैं, ठीक है। जैसे बाल्यावस्था में, ठीक है, किशोरावस्था में, ठीक है, प्रौढ़ावस्था में और वृद्धावस्था में, यानी हर स्टेज पर बच्चे होते हैं या फिर जो भी कह सकते हो मनुष्य होते हैं, व्यक्ति होते हैं या जानवर भी होते हैं, वो क्या होते हैं? वो सीखते ही जाते हैं। मतलब इनकी सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक जाता है। तो लर्निंग को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, सीखना कहते हैं। सुल्तान की अगर बात करें तो एक चिंपांजी बनमानुस का नाम था। बनमानुस के ऊपर क्या प्रयोग किया था? एक बड़ा सा पिंजड़ा लिया था, ध्यान देना, एक बड़ा सा क्या किया? पिंजड़ा लिया। और इस पिंजड़े में अगर देखा जाए तो इस चिंपांजी को क्या किया गया? इस बनमानुस को कैद कर दिया गया। तो ये पिंजड़ा है और पिंजड़े में क्या किया गया? बनमानुस को यूं ऐसे कैद कर दिया गया। तो मान लो ये क्या है? ये एक बनमानुस है, ठीक है। अब इस बनमानुस की बात करें तो ऊपर क्या किया गया? एक केला लटका दिया गया, ठीक है। क्या किया गया? एक केला को लटका दिया गया। अब केला को लटका दिया गया और कोने में एक बॉक्स रख दिया गया और इस कोने में भी एक बॉक्स रख दिया गया। जब इस बनमानुस को भूख लगता है तो वो जाता है केले की तरफ, देखता है और केले को उछल के पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता है। फिर उसके दिमाग में कुछ सूझता है, वो क्या करता है? एक बॉक्स को रखता है केले के ठीक सामने, उस पर चढ़ता है, फिर केले को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो केले को नहीं पकड़ पाता है। कुछ देर बाद जब भूख ज्यादा लगता है तो उसके मन में सूझ फिर आता है, फिर वो दूसरे बॉक्स को भी क्या करता है? एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रख देता है और फिर जब वो उस पर खड़ा होकर केले को पकड़ता है तो केले को पकड़ लेता है। यानी इसके दिमाग में एक लर्निंग पावर क्या होता है? बिल्ट होता है। यानी अगर हम इस दो बॉक्स को एक ऊपर एक रख दें तो केले को आसानी से पा सकते हैं। फिर से क्या किया? फिर से कह सकते हो कि मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया? इसको फिर से क्या किया कि कोहलर ने, देखो इसको कोहलर का सिद्धांत कहते हैं, कोहलर और कोफ्का का। तो कोहलर ने क्या किया? फिर से केले को रख दिया और फिर से वो दो बॉक्स इधर उधर रख दिया। अब इस बार बनमानुस दिमाग नहीं लगाता, वो सीधा जाता है, बॉक्स उठाता है, एक ऊपर एक रखता है और केले को पा लेता है। यानी कोहलर के नियम में कह सकते हो जो बनमानुस था, उस बनमानुस का नाम क्या था? सुल्तान नाम था। और उस सुल्तान ने क्या किया? उस सुल्तान के ऊपर प्रयोग किया था। तो सुल्तान किसी भैंसे का नाम नहीं था बल्कि बनमानुस का नाम था। चलो दूसरे का राइट आंसर क्या होगा भैया? मेरे कोहलर होगा। बात समझ में आ रहा है? आइए बात करते हैं तीसरा। तीसरा है लघु कालिक स्मृति की सही अवधि कौन सी होती है? लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा और कालिक का मतलब होता है कम समयांतराल, यानी सबसे कम समयांतराल। स्मृति, स्मृति का मतलब मेमोरीज की हम लोग बात करते हैं, सोच की बात करते हैं, याद रखने की क्षमता की बात करते हैं, हम लोग स्टेमिना की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सोचने की बात करते हैं, मेमोरीज की बात करते हैं, याद रखने की क्षमता की बात करते हैं। तो लघुकालिक स्मृति की सही अवधि होती है तो भैया वो 18 सेकेंड होता है।
कितना होता है, वो जस्ट 18 सेकेंड होता है, उसके बाद व्यक्ति भूल भी जाता है। यानी कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे आपने अभी अभी कोई चीज हमसे पढ़ा, ठीक इसके 1 मिनट बाद देखना, 18 सेकंड बाद देखना, बहुत सारी चीजें ऐसे होंगे जो आप भूल गए रहोगे। फिर जब आप 10 मिनट बाद देखोगे तो और भी सारी चीज भूल गए रहोगे। 6 घंटे बाद देखोगे और भी ज्यादा भूल गए रहोगे। 10 घंटे बाद 1/3 हिस्सा भूल गए रहोगे। और कह सकते हो कि 24 घंटे बाद 2/3 हिस्सा भूल गए रहोगे। यानी पढ़ने के बाद अगर उसे दोबारा आप रिवीजन नहीं करते हो तो लगभग 90% चांस है कि आप पढ़ाया हुआ चीज भूल जाओगे। इसलिए व्यक्ति कहता है ना, बच्चा कहता है सर हम पढ़ते हैं लेकिन वो याद नहीं होता है। भैया तुमने पढ़ा है, उसको दोबारा कह सकते हो दोहराया नहीं है। अगर दोबारा दोहरा लिए होते, यकीन मानो वो लगभग आपका 90% याद हो जाता। देखो भूलने की प्रवृत्ति होती इंसान की, वो कहते हैं ह्यूमन क्वालिटी इज फॉरगेटफुलनेस, मतलब भूले बिना इंसान रहेगा नहीं। अगर इंसान के अंदर भूलने की प्रवृत्ति नहीं बिल्ड होगा, यकीन मानो वो अपने दुख को, अपने क्लेश को वो कभी भूल नहीं पाएगा। और इससे क्या होगा, उससे स्ट्रेस, और स्ट्रेस के साथ क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, जिसकी वजह से उसके मानसिक स्थिति बेकार होगा। और जैसे मानसिक स्थिति बेकार होगा वैसे उसका शारीरिक स्थिति भी क्या हो जाएगा, अपने आप बिगड़ता चला जाएगा। यानी यहां पर हम बात करते हैं लघुकालिक स्मृति की सही अवधि होता है जस्ट 18 सेकेंड। तीसरे का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है? हाँ जी, फटाफट आंसर लगाते जाइए। ठीक है, चलो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था, थर्स्टन ने किया था। भाई बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का अगर देखा जाए तो किसने किया, थर्स्टन ने क्या किया, इसका प्रतिपादन किया। यानी चौथे का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी ख हो जाएगा। पांचवा, यह किसका कथन है कि संवेगात्मक अनुभूति के पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है? भैया संवेगात्मक का मतलब समझते हो, इमोशंस की हम लोग बात करते हैं। संवेगात्मक का मतलब समझते हो, इमोशंस की बात करते हैं। इमोशंस क्या होता है, आपको पता होगा कि इमोशंस यानी हम जो सोचते हैं, हमारे जो डर होते हैं, भय होते हैं, क्रोध होता है, प्रेम होता है, ये सब क्या है, ये सब इमोशंस के ही टाइप्स होते हैं। तो इमोशंस की अगर बात किया जाए तो कह सकते हो कि संवेगात्मक अनुभूति, अनुभूति यानी महसूस होने की बात करते हैं, कि पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है। यानी कोई भी चीज अनुभूति करने जाओगे, महसूस करने जाओगे तो उससे पहले क्या था, वो व्यवहार में बदलता है। तो ये कह सकते हो कि जेम्स लॉज ने क्या किया था, यह कथन दिया था। यानी पांचवे का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। अगला बात करते हैं, छठवां की बात करते हैं, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है? भैया देखो ये थोड़ा सा बायो टाइप का भी क्वेश्चन है। अंतःस्रावी ग्लैंड्स की बात करते हैं। देखो अंतःस्रावी ग्लैंड्स में क्या होता है, जो कि आपके खाने के डाइजेशन वाले सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा ही क्या करता है, यह हेल्प करता है। ठीक है, जैसे माउथ होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें कैसे, तो माउथ में ऑटोमेटिक भोजन डाइजेस्ट होता है, यानी सलाइवा ग्लैंड्स के जरिए। ठीक है, आपका फिर क्या होता है, ये जाता है एसोफेगस के माध्यम से होते हुए जाता है, कहाँ आपका जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में ऑलरेडी रहता है कौन, HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। और फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां पर जब खाना जाता है तो वहां पर आपको ये सब मिलेंगे अंतःस्रावी ग्लैंड्स में। ठीक है, मास्टर ग्लैंड्स। तो मास्टर ग्लैंड्स कहते किसे, तो भैया कहते हैं इसे पीयूष ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। छठवां का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। सातवां की बात करते हैं, निम्न में से कौन जन्मजात अभिप्रेरण से संबंधित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन जन्मजात अभिप्रेरण से संबंधित नहीं, मतलब ऐसा कौन है जो जन्मजात नहीं है? ऐसा कौन सा कड़ी है जो कह सकते हो जो जन्मजात कह सकते हो संबंध से नहीं है? तो वो कह सकते हो भूख, ये जन्मजात लगता है, आपको पता होगा। प्यास, ये भी जन्मजात ही लगता है, जब से आप जन्म लिए तब से आपको प्यास भी लगता है। काम की अगर बात किया जाए तो काम भी व्यक्ति जन्मजात ही करता है। बट सत्ता की बात करते हैं, सत्ता मतलब राजनीति की बात करते हैं, तो ये जन्मजात नहीं होता है, बल्कि हमें समाज से सीखने को मिलता है, हमें अभिप्रेरण के जरिए प्राप्त होता है। अभिप्रेरण क्या होता है, जैसे मान लो मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं और मेरा जो अच्छा काम है वो आपके ऊपर अच्छा प्रभाव डालता है और आप भी वही काम करना शुरू करते हो, तो वो कहते हो कि हम मुकेश सर से क्या है, अभी प्रेरित हो चुके हैं, मतलब इनके काम मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं मोटिवेट हो चुका हूं। तो अभिप्रेरण का मतलब ही होता है मोटिवेशन। आप लोग देखते हो ना, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन ये इंटरनली आता है, एक्सटर्नली नहीं आता भैया मेरे। इंटरनली मतलब जब आप एग्जाम करीब आता है तो ऑटोमेटिक आप रात भर पढ़ाई करते हो, तो इसको कहते हैं मोटिवेशन कहते हैं। किस तरह का मोटिवेशन है, अगर नहीं पढ़े तो अगले दिन फेल हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि डर दो टाइप का होता है, एक डर अच्छा डर होता है
और एक डर बेकार डर होता है। ये जो डर है ना आपका एग्जाम के प्रति, ये डर बहुत अच्छा डर है, क्योंकि अगर ये डर नहीं होगा तो आप पढ़ोगे नहीं, और नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। तो ये डर हमेशा बना रहे जब तक कि एग्जाम हो नहीं जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अच्छे डर की वजह से भी क्या होती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। तो कहते हैं कि सातवां का क्या होगा, सत्ता ही एक ऐसा चीज है जो जन्मजात नहीं होता है, जो अभी प्रेरणा के दम पर मिलता है। जैसे हमने मोदी जी को देखा, हम कहे चलो मोदी जी अच्छा सत्ता कर रहे हैं, हम इनसे भी अच्छा सत्ता करेंगे। हम अगर उनसे अभी प्रेरित होते हैं और हम उनके जैसा बनते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम सत्ता, यानी अभी प्रेरणा ही एक ऐसा चीज है जो बचपन से पैदा होकर के नहीं लिया जाता है, मतलब पैदा लेते ही पैदा होते ही नहीं मिलता है, बल्कि इसको क्या होता है, समाज से सीखना पड़ता है। तो सातवें क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। आठवें की बात करते हैं, किसने स्मृति को पुनरुत्पादन प्रतिक्रिया या प्रक्रिया के रूप में माना है। स्मृति को पुनरुत्पादन प्रक्रिया की, स्मृति मतलब समझ रहे हो, मेमोरी की बात करते हैं। हम कोई भी बात अगर याद रखते हैं ना तो वो कहाँ जाता है, स्टोर होता है, वो मेमोरी में स्टोर होता है। अगर मेमोरी कमजोर है तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो आठवां की अगर बात करें तो स्मृति को पुनरुत्पादन प्रक्रिया के रूप में किसने माना है, तो ये माना है बर्टलेट ने माना है। किसने माना भैया मेरे, बर्टलेट ने। फ्रायड की अगर बात करें तो फ्रायड कौन है, ये कह सकते हो मनोविश्लेषणात्मक की कंडीशन को बताते हैं। कौन, फ्रायड। जहां मनोविश्लेषणात्मक लिखा रहेगा समझ लेना वहां पे भैया कौन है, तो वहां पे फ्रायड बैठे हुए हैं। तो आठवें का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। नौवें की बात करते हैं, मैस्लो के सिद्धांत के, कह सकते हो मैस्लो के सिद्धांत के अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है। तो मैस्लो के सिद्धांत में, यह भी मैंने पढ़ाया है लॉन्ग में, ध्यान देना। तो मैस्लो के सिद्धांत के अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता क्या है, तो यह आत्मसिद्धि है। क्या है भैया मेरे, तो कह सकते हो कि यह है आत्मसिद्धि पर। आत्मसिद्धि क्या होता है, जिस दिन आप अपने जिंदगी के आखिरी मुकाम को पा जाओगे, आपकी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं जिस दिन आपको मिल जाएगा, तो समझ लेना कि वही क्या है, वही है आपका आत्मसिद्धि है, ठीक है। वही क्या है, वही आपका आत्मसिद्धि। कहते हैं हमारा यह आखिरी इच्छा था जो मेरा पूरा हो गया, ठीक है। तो वो जो आपका आखिरी इच्छा होगा, आखिरी पड़ाव होगा, वही क्या है, आपका आत्मसिद्धि होता है। तो व्यक्ति किस लिए परेशान है, आत्मसिद्धि के लिए परेशान है। तो नौवें का क्या हो जाएगा, कह सकते हो ख, राइट आंसर। हाँ जी, नौवें का क्या हो जाएगा, ख, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला बात करते हैं 10 का, किसके अनुसार मानव की टिकाऊ विशेषताओं का संगठन ही व्यक्तित्व है। किसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मानव की टिकाऊ व्यवस्था की अगर बात करते हैं, टिकाऊ विशेषताओं का संगठन ही क्या है, व्यक्तित्व कहलाता है। तो वो ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मानव की टिकाऊ विशेषताओं का संगठन ही क्या है, व्यक्तित्व कहलाता है। यानी 10 क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। 11 की बात करते हैं, मनोविज्ञान शब्द किसने दिया है। मनोविज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसने किया है, तो रुडोल्फ गोकल की अगर बात करें तो रुडोल्फ गोकल ने क्या किया है, मनोविज्ञान शब्द दिया है, ठीक है। तो 11 क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। 12 की बात करते हैं, मनोविज्ञान को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि यह अध्ययन करता है। भैया आपको पता होगा कि मनोविज्ञान किस चीज का अध्ययन करता है, बखूबी पता होगा कि मनोविज्ञान अध्ययन किस चीज का करता है, तो व्यवहार का अध्ययन करता है। ध्यान देना, वो क्या करता है, वो व्यवहार का अध्ययन करता है, चेतन अनुभूति तथा व्यवहार दोनों करता है। तो हाँ, चेतन अनुभूति और व्यवहार दोनों को, तो कह सकते हो ख भी होगा और ग भी राइट आंसर होगा। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो जो मनोविज्ञान है वो सबसे अच्छी तरह से कह सकते हो कि व्यवहार को क्या करता है, अध्ययन करता है। यानी 12 का क्या हो जाएगा, ख राइट आंसर होगा। 13 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी विधि को सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि माना जाता है। प्रायोगिक विधि को, अंतःनिरीक्षण विधि को, निरीक्षण विधि को, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया कोई भी अगर वैज्ञानिक विधि की अगर बात किया जाए, जहां वैज्ञानिक विधि लिखा रहेगा समझ लें वैज्ञानिक का मतलब ये होता है विज्ञान से, विज्ञान का मतलब ये होता है प्रयोग से होता है। तो कह सकते हो कि सबसे अच्छा अगर वैज्ञानिक विधि माना जाता है तो वो कह सकते हो कि प्रयोगात्मक विधि को क्या माना जाता है, सबसे अच्छा विधि माना जाता है। यानी 13 क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। 14 की बात करते हैं, मैस्लो को माना जाता है। मैस्लो को हम किस रूप में देखते हैं, किस रूप में मानते हैं, तो मानवतावादी मनोविज्ञानी के रूप में मानते हैं। मैस्लो को किस रूप में मानते हैं, मानवतावादी मनोविज्ञान के रूप में मानते हैं, ठीक है। चलो चलो ठीक है, हॉल क्लियर है, हाँ जी फटाफट चलिए, ठीक है, फटाफट सभी बच्चे जुड़ते जाएं। तो 14 क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, ठीक है भैया। 14 क्या हो जाएगा, ख राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुआ था। मैंने आपको बताया था प्रथम
प्रथम मनोवैज्ञानिक कह सकते प्रयोगशाला का स्थापना कब होता है? तो 1879 में किया गया था। यह अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। 16 की बात करें, अधिगम के क्लासिकल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अधिगम का जो क्लासिकल सिद्धांत है, तो अधिगम का जो सीखने का सिद्धांत था उसमें क्लासिकल सिद्धांत भी लाया गया था, यानी प्राचीन समय का सिद्धांत भी लाया गया था, जिसमें व्यक्ति को क्या होता था? थोड़ी मुश्किलें हुआ करती थी, व्यक्ति को टॉर्चर किया जाता था, बहुत परेशान किया जाता था। तो 16 की अगर बात करेंगे तो ये क्या है? पावलोव द्वारा लिया गया था, ठीक है। पावलोव द्वारा क्या किया गया था? इसमें लाया गया था। और पावलोव का जानते ही होंगे कि इसमें क्या था? बहुत तरह के प्रयोग उन्होंने किया था, जैसे कि कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, सलाइवा वगैरह मुंह से गिरना कुत्ते के, ठीक है, घंटी का आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार का गिरना, ये कई तरह के कंडीशन को क्या किया था? वो अप्लाई किया था। तो क्लासिकल कंडीशन की अगर बात करें, सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? पावलोव ने। 16 क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। 17 की बात करते हैं कि नॉनसेंस सिलेबल्स का खोज किसने किया था? नॉनसेंस सिलेबल्स का खोज करने वाला कौन था? तो वो करने वाला कौन था? एबिंग हॉस द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 17 क्या हो जाएगा? ख। एबिंग हॉस द्वारा किया गया, ठीक है। ठीक है, तो 17 क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। 18 की बात करते हैं, संवेग के हाइपोथैलेमिक सिद्धांत का संबंध है। संवेग यानी इमोशंस की बात करते हैं, इसके हाइपोथैलेमिक सिद्धांत का जो संबंध है वो किससे है? तो कैनन बार्ड से है। किससे है? 18 का, तो 18 का घ हो जाएगा, कैनन बार्ड से है, ठीक है। तो 18 क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। 19 की बात करते हैं, बुद्धि का द्विस्तरीय वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया था? सबको पता है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है। 19 का क हो जाएगा। 20 का, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के 5 बड़े गुणों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के 5 बड़े गुणों में से कह सकते हो एक नहीं है? तो वो कह सकते हो रचनात्मकता की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया मेरे? क्रिएटिविटी कहते हैं। यानी 20 का क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 21 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि को सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि माना जाता है? कौन सी विधि को सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि माना जाता है? तो वो है आपका प्रयोगात्मक विधि को सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि माना जाता है। अभी ये क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया था, दोबारा दोहरा दिया गया। 21 का हो जाएगा। भूख क्या है? एक जैविक है, सामाजिक है, या दोनों है? तो भैया भूख अगर देखा जाए तो क्या है? ये जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया समझते हो क्या होता है? जैविक प्रक्रिया हम उसे कहते हैं, ध्यान देना बच्चों, जैविक प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो जैविक प्रक्रिया कह सकते हो यहाँ, जैविक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है समझना, जहां शरीर के वृद्धि, जहां शरीर के वृद्धि विकास से संबंधित मामला देखा जाए, तो जैविक यानी भूख क्या है? भूख एक कह सकते हो जैविक प्रणोदन होता है। क्या होता है? जैविक प्रणोदन। यानी 22 का क्या हो जाएगा? 22 का कह सकते हो कि आपका क हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 की बात करते हैं, बुद्धि का त्रिविधात्मक सिद्धांत डैश 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 दिया गया है। तो त्रिविधात्मक सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का। तो इसको देने वाला कौन है? नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई नहीं। इसका द्विस्तरीय सिद्धांत तक ही दिया गया था, ठीक है। तो 23 का क्या है? घ हो जाएगा, नन ऑफ दिस ऑप्शन, ठीक है। 24 की अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का एक जैविक कारक है? तो कौन सा है जो व्यक्तित्व का एक जैविक कारक है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो व्यक्तित्व क्या है? एक जैविक कारक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो क्या है? व्यक्तित्व का एक जैविक कारक के रूप में क्या है? आता है, ठीक है। 24 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 25 की बात करें, निम्न में से कौन शुद्ध मनोविज्ञान नहीं है? भैया सामान्य मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान या औद्योगिक मनोविज्ञान? तो कौन है जो शुद्ध मनोविज्ञान के हिस्से में नहीं आता? तो औद्योगिक मनोविज्ञान कह सकते हो शुद्ध मनोविज्ञान के हिस्से में नहीं आता। ये सिर्फ प्रायोगिक तौर पे आता है, जो कि मनोविज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी, जिसका मनोविज्ञान से कह सकते हो कि कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है। चलिए बातें समझ में आ रहा है। अगला बात करते हैं, 25 का क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। 26, मनोविज्ञान की उपयुक्त विषय वस्तु है चेतन अनुभूति, व्यवहार अनुभूति एवं व्यवहार दोनों, या नन ऑफ दिस? तो कौन है मनोविज्ञान की उपयुक्त विषय वस्तु की अगर बात करें तो अनुभूति भी है और व्यवहार, ये दोनों के दोनों हैं। तो 26 से क्या हो जाएगा? ग राइट आंसर हो जाएगा। 27 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन ध्यान का बाह्य निर्धारक है? ध्यान का, ध्यान यानी समझ लो जिधर आपका
कह सकते हो कि पूरा ब्रेन कॉन्सेंट्रेट रहता है, जिधर आपका पूरा दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहता है तो वस्तु का आकार होता है। तो ध्यान का बाह्य निर्धारक कौन है? वस्तु का आकार। हम जब भी बाहरी कुछ भी देखते हैं तो हर चीज का हमको एक आकार दिखता है। जैसे मार्कर इसका आकार है, एक ग्लोब सामने है उसका भी आकार है, हर चीज क्या होता है? एक आकार दिखता है। तो यहाँ बात करते हैं तो निम्न में से कौन ध्यान का बाह्य निर्धारक है? तो वस्तु का आकार है जो क्या है? ध्यान का बाह्य निर्धारक है। 27 से क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। 28 की बात करते हैं। किस व्यक्ति ने कहा कि सूझ क्रमिक और तथा क्रमबद्ध होती है? सूझ का मतलब क्या होता है? समझ होता है। सूझ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर समझ होता है। सूझ समझ है कि नहीं? तो सूझ का मतलब समझ क्रमिक यानी सीक्वेंस से होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसको कहने वाला कौन है? इसको कहने वाला इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, इनमें से क्या है? कोई भी इसको कहने वाला नहीं है। तो 28 से क्या हो जाएगा? घ, नॉन ऑफ दिस। निम्नलिखित में से कथनों पर सही कौन सा कथन क्या है? सही है। कौन सा कथन है जो इसमें कह सकते हो कि सही है? तो शिक्षण एक भावनात्मक प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं। शिक्षण के लिए प्रबलन आवश्यक नहीं होती है? बिल्कुल नहीं। सोच सिद्धांत का प्रतिपादन वाटसन के द्वारा हुआ था? नहीं। नॉन ऑफ दिस। तो ये नॉन ऑफ दिस होगा, कोई भी कथन इसमें सही नहीं है। तो 29 का क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। 30 की बात करते हैं, विनय साइमन परीक्षण क्या है? विनय साइमन परीक्षण की अगर बात करें तो ये क्या है? तो ये है बुद्धि परीक्षण है। विनय साइमन परीक्षण क्या है? तो ये एक क्या है? बुद्धि परीक्षण है। यानी 30 का क्या हो जाएगा? ग की हो जाएगा। कैनन बार्ड सिद्धांत के अनुसार संवेग का आधार है? ये भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताया। तो कैनन बार्ड के अनुसार संवेग का आधार क्या है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड की अगर बात करते हैं, हाइपोथैलेमस के अनुसार ये किया जाता है काम। तो 31 से क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। 32 निम्न में से कौन सामाजिक प्रेरक नहीं है? सामाजिक प्रेरक यानी जो चीज हम लोग समाज से नहीं देखते हैं। तो कह सकते हो कि अर्जन प्रेरक कोई भी चीज देख करके सीखना, संवर्धन प्रेरक यानी देख करके समझ करके, ठीक है। और यौन प्रेरक कह सकते सामाजिक प्रेरक का हिस्सा नहीं होता है, ये हम लोग को ऐसे समाज नहीं सिखाता है। तो 32 से क्या हो जाएगा? ग राइट आंसर हो जाएगा। 33 की अगर बात करते हैं तो लिखा है कि लंबाकृत, आयताकृत और गोलाकृत में व्यक्तित्व का वर्गीकरण कीजिए। तो माफ करना, लंबाकृत, आयताकृत और गोलाकृत यानी लंबा व्यक्ति, आयताकार व्यक्ति और गोल व्यक्ति जो होते हैं उसको प्रतिपादन, मानो व्यक्ति का पर्सनालिटी के हिसाब से प्रतिपादन करने वाला कौन था? तो शेल्डन था। शेल्डन ने क्या किया था? व्यक्ति को उसके पर्सनालिटी के हिसाब से क्या किया था? डिवाइड कर देता, कौन से व्यक्ति का पर्सनालिटी किस तरीके का होगा। तो 33 से क्या होगा? घ राइट आंसर होगा। 34 निम्न में से कौन स्मरण की पहली अवस्था है? कौन है जो स्मरण की क्या है? पहली अवस्था। स्मरण यानी याद रखने की बात करते हैं। तो कौन है जो स्मरण की पहली अवस्था की लिस्ट में आता है? तो वो कह सकते हो धारण करना क्या है? स्मरण की पहली अवस्था में आता है। धारण करना क्या है? वो स्मरण की पहली अवस्था में आता है। यानी 34 से क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। 35 की बात करते हैं, अभिप्रेरणा एक है। भैया अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन क्या है? आपको पता होगा मोटिवेशन क्या है? तो भावनात्मक प्रक्रिया है। यानी आप इमोशनली अंदर से क्या होते हो? आप इमोशनली अंदर से किसी से जुड़ते हो। तो इमोशनली क्या है? एक प्रोसेस है। तो कह सकते हो कि अभिप्रेरणा क्या है? तो एक भावनात्मक प्रक्रिया है। यानी 35 का क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। ठीक है। 36 की बात करते हैं, किस व्यक्ति ने कहा व्यक्तित्व मनोदैहिक शील गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है? किस व्यक्ति ने कहा कि व्यक्तित्व मनोदैहिक शील गुणों का क्या है? एक गत्यात्मक संगठन है। तो ये बात किसने बोला था? तो ये बात बोला था आपका ऑलपोर्ट ने बोला था। किसने बोला था? तो ये बात ऑलपोर्ट ने कहा था। तो 36 से क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। 37 की बात करते हैं, किस व्यक्ति ने कहा कि विस्मरण एक सक्रिय प्रक्रिया है? विस्मरण यानी भूल जाने की प्रक्रिया कहते हैं, और ये एक सक्रिय है। देखो भैया रियलिटी देखा जाए तो विस्मरण क्या होता है? आप कोई भी चीज जब पढ़ते हो, लिखते हो तो क्या होता है? वो बहुत तेजी से भूलना शुरू करते हो, और स्टार्टिंग जो होता है वो भूलने की प्रक्रिया जो क्या होता है वो बहुत ज्यादा तीव्र होता है। तो जो भूलने की प्रक्रिया होती है वो कब सबसे ज्यादा होता है? वो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो भूलने की प्रक्रिया क्या होती है? थोड़ा स्लो हो जाता है। तो हम यहाँ क्या बोले? यहाँ बोले कि किस व्यक्ति ने कहा कि विस्मरण एक सक्रिय प्रक्रिया है? तो किसने बोला था विस्मरण क्या एक सक्रिय प्रक्रिया है? तो वॉट लेट ने क्या कहा था? कहा था कि विस्मरण क्या है? सक्रिय प्रक्रिया। यानी 37 से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 38 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विश्वसनीय विधि है? तो सबसे ज्यादा विश्वसनीय विधि कौन सा है? भैया हमको अगर सबसे विश्वसनीय विधि लगता है तो भैया प्रयोगात्मक ही लगता है। ध्यान देना, प्रयोग किया हुआ चीज हमेशा विश्वसनीय होता है। एक बार प्रयोग कर दिया, अगर वो सिद्ध हो गया कि हाँ ये विधि बढ़िया है, तो आप उसी विधि से कई बार भी सिद्ध कर सकते हो। तो 38 से क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है। 39 की बात करते हैं, बाह्य निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? बाह्य निरीक्षण यानी बाहरी आउटर फेस की हम लोग बात करते हैं। तो इस विधि का
प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका किया था वाटसन ने किया था। तो बाह्य निरीक्षण विधि का प्रतिपादन करने वाला कौन है? वाटसन है, याद रखना, ठीक है, वाटसन है, इसको क्या करना, हाँ जी, याद रखना। चलिए ठीक है, चलिए ऑल क्लियर है? चलो ठीक है, ऑल क्लियर है, हाँ जी, बिल्कुल 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 सही, फटाफट बताते जाना आंसर। तो वाटसन ने क्या बताया था? बाह्य निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। 40 की बात करते हैं, 40वां क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के कितने प्राथमिक नियम है? भैया थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, तो इसके थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के क्या है? 3 कह सकते हो कि प्राथमिक नियम है, ठीक है। 40 से क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। ये सारा आंसर इसका मैंने और भी ज्यादा ब्रीफ में बताया, किसमें? आपका लॉन्ग में बताया, ठीक है, वो कल मिल जाएगा आपको। 41 की बात करते हैं, निम्न में से धारणा का सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण है, धारणा का सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? तो वह है पुनः सीखना। क्या है? धारणा का सबसे अधिक विश्वसनीय क्या है? परीक्षण है, यानी 41 का क्या हो जाएगा? ग राइट आंसर होगा। 42 की बात करते हैं, किसने कहा कि अल्पकालीन स्मृति अकटिबद्ध होता है? अल्पकालिक स्मृति यानी जो कम समय के लिए क्या होता है? याद रहता है, तो यह अकटिबद्ध होता है। ये बात किसने कहा था? तो पेटरसन ने कहा था। किसने कहा था? पेटरसन ने कहा था, ठीक है। तो 42 का क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। 43 की बात करते हैं, निम्न में से कौन बुद्धि का संस्कृतिबद्ध परीक्षण है? भैया संस्कृतिबद्ध परीक्षण का मतलब समझना क्या होता है? जो कह सकते हो कि कल्चरल बेस्ड तरीके से क्या रहता है? शुरू होकर ही आया रहता है, यानी जो आप कहते हैं समाज के नियमों से, ठीक है, उसके नियमों से, उसके परंपराओं से जो चीज सीखते हैं। तो कहा था कि निम्न में से कौन बुद्धि का संस्कृतिबद्ध परीक्षण है? तो ये कौन कहा था? ये ब्लॉक डिजाइन टेस्ट में बताया गया था। किसमें? ब्लॉक डिजाइन टेस्ट में, यानी 43 से क्या हो जाएगा? आपका ख हो जाएगा। 44 की बात करते हैं, मानसिक आयु के संप्रत्यय की प्रस्तावना की है। मानसिक आयु ये का मतलब होता है मेंटल एज। मेंटल एज क्या होता है? देखते हो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रहते हैं 40 साल के हैं, लेकिन उनका दिमागी जो एज होता है वो क्या होता है? 16 साल के बच्चों को होता है, तो उसे हम लोग मेंटल एज कहते हैं। और एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज होता है, यानी जब आप जन्म लिए थे और जन्म से लेकर अभी तक का जो समय होता है उसे क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, जिसको हम लोग वास्तविक आयु भी कहते हैं। तो यहाँ मानसिक आयु की बात करते हैं। मानसिक आयु का संप्रत्यय की प्रस्तावना किसने किया था? तो ये किया था किसने भैया? बीने ने किया था। भैया बीने को याद रखना, बीने को भूलना नहीं है। 44 से क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। 45 की बात करते हैं, माफ करना, प्रभाव प्रसार का संबंध है। प्रभाव और प्रसार, प्रसार का मतलब फैला होता है, प्रभाव का मतलब इफेक्ट डालना होता है। तो प्रभाव प्रसार का संबंध किससे रखा गया है? तो वो रखा गया सूझ सिद्धांत से रखा गया है। सूझ सिद्धांत वही कोहलर और कोफका ने जो दिया था। तो कोहलर का जो सिद्धांत था, सुल्तान का जो प्रयोग किया था, वो सूझ सिद्धांत का ही क्या था? एक तरह का प्रयोग था। तो प्रभाव प्रसार का संबंध जो होता है वो का बात करते हैं? सूझ सिद्धांत से है। 46 की बात करता है, सुल्तान नामक वनमानुष पर किसने प्रयोग किया था? अभी अभी मैंने बताया था, तो कोहलर ने किया था, यानी 46 का क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, ठीक है। निम्न में कथनों पर कौन गलत है? स्मरण एक मानसिक प्रक्रिया है, अच्छा, यह एक संज्ञान, यह एक ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है, यह जटिल मानसिक प्रक्रिया है, और या फिर कह सकते हो कि यह एक भावनात्मक प्रक्रिया है। तो कौन सा कथन कह सकते हो कि यह एक क्या है? एक भावनात्मक कह सकते हो प्रक्रिया है। तो गलत क्या है? कि यह भावनात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। 47 का घ सही होगा। अगला क्या है? 48 का, जेम्स लॉजेस सिद्धांत के अनुसार संवेग का आधार बताइए। संवेग के मतलब बताई दिया, इमोशंस की हम लोग बात करते हैं, तो संवेग का क्या है? आधार क्या होगा? क्या होगा संवेग का आधार? तो ये होगा भैया आपका सहानुभूतिक तंत्र होगा। 48 से क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, सहानुभूतिक तंत्र, ठीक है। 49 की बात करते हैं, अल्पकालिक स्मृति का सत्ता काल कितना होता है? अल्पकालिक यानी जो कम समय के लिए याद रहता है, उसका सत्ता काल यानी उसका समय कितना होता है? तो उसका समय होता है 18 सेकेंड होता है। कितना होता है बच्चा मेरे? 18 सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट दिया है, तो ये सब थोपा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 18 सेकेंड होता है, यहाँ पे नहीं दिया है, तो 49 का क्या हो जाएगा? घ राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 49 का घ क्या होगा? राइट आंसर। 50 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? कौन है जो कह सकते हो कि मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो भैया कोहलर है, कोफका भी है, थॉर्नडाइक भी है, पावलोव भी है, कोर्टलेट मनोवैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। तो 50 का क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। 51 की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक को चेतन अनुभूति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? भैया चेतन का मतलब क्या होता है? चेतन का मतलब होता है सामने दिखना या समझ आना। चेतन का मतलब क्या होता है? समझ आना। एक होता है अर्ध चेतन जिसमें ध्यान नहीं लगता है, और एक होता है अचेतन जिसमें व्यक्ति
अचेत रहता है, बेहोश रहता है, कुछ उसको सुनाई समझ नहीं देता है। तो यहाँ बोला है कि मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? भैया तो किसने किया है? तो ये किया है टीचनर ने किया है। किसने किया मेरे लाल? टीचनर ने। यानी 51 क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है। 52 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्मरण की पहली प्रक्रिया है? स्मरण यानी याद करने की बात करते हैं। ठीक है। स्मरण का मतलब क्या हो गया? याद करने की हम लोग बात करते हैं। स्मरण की पहली प्रक्रिया पूछ रहा है। सबसे पहले क्या ऐसा एक्टिविटी शुरू होता है जिसमें स्मरण वाली चीजें शुरू होती है? सीखना होता है। सबसे पहले लोग सीखते हो लिखना पढ़ना, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले सीखना ही होता है, स्मरण का पहला स्टेज होता है। तो 52 का कह सकते हो ग क्या होगा? राइट आंसर होगा। 53 की बात करते हैं, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? अमूर्त चिंतन यानी इस बुद्धि का जो है इसका कोई मूर्ति रूप नहीं, कोई स्वरूप नहीं है, तो ये अमूर्त चिंतन के रूप में किसने किया है? टर्मन ने क्या किया है? सिद्ध किया है। इन्होंने बताया कि बुद्धि क्या है? एक अमूर्त चिंतन के रूप में आता है। यानी कह सकते हो कि 53 क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। 54 की बात करते हैं, शिक्षण के संदर्भ में सुल्तान नामक वनवानुस पर प्रयोग किसने किया था? भैया बार बार वही आ रहा है, तो इसमें तो देखो आंसर तो है ही नहीं। ऐसे तो कोहलर ने किया था, लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या होगा? घ होगा। 54 का क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। मानसिक आयु के संप्रत्यय को सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने लाया था? मेंटल एज की बात कर रहा ना, तो इसको लाने वाला कौन था? इसको लाने वाला बिने ही था। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया गया, बिने ने लाया था। यानी 55 क्या होगा? क होगा। स्मरण को एक पुनरुत्पादन प्रक्रिया किसने कहा? स्मरण यानी याद करने का तरीका है जो पुनरुत्पादन होता है। क्या था? इसको किसने कहा था? इविंगहॉस ने कहा था। अब समझना स्मरण को पुनरुत्पादन प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। जैसे मान लो आपने बचपन में कोई कविता याद किया, मान लो बचपन में आपने कोई कविता याद किया, तो क्या लगता है कि वो बचपन में कविता अभी तक याद होगा? नहीं याद होगा, अब भूल गए होगे उसे। लेकिन अभी भी वो कविता आपको दे दिया जाए याद करने के लिए, तो सिर्फ 2 बार ही पढ़ोगे और आपको वो याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बचपन में आपने इसको क्या किया था? एक बार प्रयोग कर लिया था, एक बार आपने इसको याद कर लिया था। यानी दोबारा अगर इसे पढ़ोगे, दोबारा अगर इसे याद करोगे, तो ये याद होने की संभावना ज्यादा होगा। यानी हम लोग जब कोई चीजें याद करते हैं तो हमारे स्मरण में आ जाता है। हम भले ही भूल जाते हैं, लेकिन अगर कभी ना कभी दोबारा फिर से उसे पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा ही। तो कह सकते हैं स्मरण को एक पुनरुत्पादन प्रक्रिया किसने कहा था? तो ये इविंगहॉस ने कहा था। यानी 56 का क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। 57 की बात करते हैं, स्मरण की कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले घटित होती है? स्मरण की कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले घटित होती है? तो सीखना जो है वो क्या होता है? वो सबसे पहले घटित होता है। ठीक है। यानी 57 क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। 58 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन संस्कृति युक्त परीक्षण है? कौन है जो संस्कृति युक्त परीक्षण है? तो कह सकते हैं पास एलॉग है, जो क्या है? संस्कृति युक्त परीक्षण के रूप में आता है। यानी 58 का क्या हो जाएगा? पास एलॉग, यानी क क्या है? राइट आंसर होगा। 59 की बात करते हैं, शिक्षण की वितरित विधि उस समय सबसे अधिक उपयुक्त होती है जब शिक्षण विषय, जब कह सकते हो कि शिक्षण विषय क्या होता है? कह सकते हो कि जब शिक्षण विषय सरल होती है, जटिल होती है या रोचक होती है। ऐसा कोई भी इसमें कंडीशन नहीं दिया, यानी नन ऑफ दिस होगा इसका। तो 59 क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। 60 की बात करते हैं, मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या होती है? क्या होता है मनोविज्ञान की विषय वस्तु? तो व्यवहार ही क्या है? मेन इसका विषय वस्तु होता है। ठीक है। या फिर अनुभूति तथा व्यवहार दोनों, तो भैया इसका ग राइट आंसर होगा। अनुभूति और व्यवहार ये दोनों क्या होता है? इसका विषय वस्तु होता है। यानी 60 का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। 61 की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें से अगर देखा जाए तो वो सही है? तो कह सकते हो यह समर्थक तथा आदर्श सूचक विज्ञान है। यह समर्थक तथा क्या है? आदर्श सूचक विज्ञान होता है। बिल्कुल सही जवाब है। यह समर्थक के साथ साथ आदर्श सूचक भी होता है। यानी 61 क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। 62 की बात करते हैं, थॉर्नडाइक के द्वारा शिक्षण में कितने द्वितीयक नियमों का उल्लेख किया गया? भैया द्वितीयक नियमों का अगर उल्लेख की अगर बात करें, थॉर्नडाइक ने कितना किया था? तो इन्होंने 3 नियमों को क्या किया था? उल्लेख किया था। यानी 62 में हम लोग देखेंगे राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। यानी ग। शिक्षण के अनुकूलन सिद्धांत, अनुकूलन का मतलब क्या होता है? हम जब शिक्षण के क्या होते हैं? सीखने के क्या होते हैं? बिल्कुल अनुकूलित होते हैं। अनुकूलित का मतलब उसी के रंग में रंग जाना। तो सिद्धांत का क्लासिकल प्रयोग यानी जो प्राचीन प्रयोग था, किया गया था बंदर पर, कुत्ता पर, बिल्ली पर या मछली पर। भैया मछली पर ये सब प्रयोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि ये सारे के सारे जितने भी सिद्धांत थे ये कुत्तों पर ज्यादा मिलते थे और बंदरों पर ज्यादा मिलते थे। तो ये कुत्ता क्या होगा? राइट आंसर होगा शिक्षण के अनुकूलन सिद्धांत। यानी 63 क्या होगा? ख होगा। 64 की बात करते हैं, धारणा के निम्नलिखित परीक्षणों में
कौन सबसे अधिक विश्वसनीय है? धारणा के, यानी ये धारणा मतलब समझते हो, किसी के बारे में विचार रखना। तो धारणा के निम्नलिखित परीक्षण में कौन सबसे अधिक विश्वसनीय है? तो कौन सबसे अधिक विश्वसनीय है? तो ये कह सकते हो कि सबसे अधिक विश्वसनीय देखने को मिलता है पुनः शिक्षण की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा क्या है, सबसे अधिक विश्वसनीय देखने को मिलता है। ठीक है, यानी ग राइट आंसर होगा। 65 किनके द्वारा विस्मरण को एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया? भैया विस्मरण क्या होता है? हम जब भी कोई चीज पढ़ते हैं और उसे भूल जाते हैं, या हम जब भी कोई चीज याद करते हैं उसे भूल जाते हैं, ये भूलने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या होता है? विस्मरण होता है। विस्मरण को हम लोग कई कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कुछ विस्मरण ऐसे होते हैं जो 6 सेकंड में होता है, 18 सेकंड में। तो इस तरीके से विस्मरण क्या था, प्रोसेस चलता है। तो कहा है कि किसके द्वारा विस्मरण को एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया था? तो कौन था जो विस्मरण को एक निष्क्रिय, यानी इसको कह सकते हैं एबी हॉस जो था वो क्या कहता है, विस्मरण को एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया के रूप में क्या किया था, परिभाषित किया था। ठीक है, यानी का राइट आंसर हो जाएगा इसका। 66 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रवर्तन अनुकूलन को प्रस्तावित किया है? तो प्रवर्तन अनुकूलन को प्रस्तावित करने वाला कौन था? तो वो थे स्किनर थे, जो परिवर्तन अनुकूलन क्या किए थे, प्रस्तावित किए थे। यानी 66 का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। 67 की बात करते हैं, प्रेरणा की आवश्यकता श्रृंखला सिद्धांत की प्रस्तावना किसने की है? तो प्रेरणा की आवश्यकता और श्रृंखला सिद्धांत की जो कह सकते हो कि यहाँ पर प्रस्तावना किसने की है? तो 67 की अगर बात किया जाए तो अब्राहम मैस्लो ने किया है। किसने किया बच्चा मेरे? अब्राहम मैस्लो, यानी 67 क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। 68 की बात करते हैं, स्पीयरमैन को किसके लिए जाना जाता है? सबको पता होगा कि स्पीयरमैन जो है वे कह सकते हो कि द्वितत्व सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? द्वितत्व सिद्धांत के लिए, यानी 68 का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? तो प्रक्षेपण परीक्षण के लिस्ट में कौन है जो नहीं आते हैं? तो वो कह सकते हैं MMPI जो है वो कह सकते हो प्रक्षेपण परीक्षण में नहीं आते, यानी 69 क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। और 70 की बात करते हैं, स्मृति के पुनरुत्पादन दृष्टिकोण का विचार किसने दिया है? स्मृति के पुनरुत्पादन दृष्टिकोण का विचार देने वाला कौन है? तो एबी घासी है जो दिया है। तो स्मृति समझ रहे हो, मेमोरी की बात कर रहे हैं, और पुनरुत्पादक यानी अगर आपको कोई चीज याद है और दोबारा उस चीज को देख लेते हो तो वो फिर से क्या हो जाएगा, आपको स्मरण में आ जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, स्मृति के पुनरुत्पादक की हम लोग बात करते हैं। तो ये बात किसने दिया है? तो 70 का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, एबिंगहॉस। 71 की बात करते हैं कि कौन एक जैविक अभिप्रेरक नहीं है? जैविक का मतलब समझते हो, हमारा जो बचपन से लेकर के जो बुढ़ापे तक का जो बॉडी ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं या मेंटल ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं, तो वो किस में आता है? वो आता है जैविक अभिप्रेरक में आता है। तो जैविक अभिप्रेरक में कौन नहीं है? तो जैविक अभिप्रेरक के लिस्ट में कह सकते हो कि लक्ष्य नहीं आएगा, यौन है, प्यास है, भूख है, जो हमें बचपन से जन्मजात से क्या हो रहा है, मिलता जा रहा है, ये सब है, लेकिन लक्ष्य या सत्ता नहीं आता है जैविक अभिप्रेरण में। ठीक है, तो 71 क्या हो जाएगा, घ राइट आंसर होगा। 72 स्मृति में क्रिएटिविटी कह सकते हो कि जो दृष्टिकोण होता है यानी नजरिया होता है का विचार किसने दिया था? तो स्मृति में अगर क्रिएटिविटी का विचार देने वाला कौन था? वो बार्टलेट था। तो 72 क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। थर्स्टन को किसके लिए जाना जाता है? थर्स्टन सबसे ज्यादा फेमस है, तो फेमस है समूह कारक सिद्धांत के लिए फेमस है। ठीक है, तो 73 क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। व्यक्ति के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैंने कहा था जहां मनोविश्लेषण आएगा वहां पर क्या होगा, वहां पर सिगमंड फ्रायड होंगे। जहां पर मनोविश्लेषक आएंगे, मन के अध्ययन के बारे में आएंगे, मनो की विशेषताओं के बारे में बताने वाले आएंगे, तो वहां पर कौन होगा, सिगमंड फ्रायड होगा। यानी 74 क्या हो जाएगा, ग राइट आंसर होगा। ठीक है, 75 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने विस्मरण के हस्तक्षेप सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो विस्मरण यानी भूलने के हस्तक्षेप पद का प्रतिपादन किया, तो यह है मेल्टन है जिन्होंने क्या किया, विस्मरण के हस्तक्षेप सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो कह सकते हो कि आपका 75 क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। 76 की बात करते हैं, किसने व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन है? तो वह है फ्रायड ही है। ठीक है, तो मनोलैंगिक आ गया ना, या मनोविश्लेषण आ गया, तो फ्रायड होंगे। यानी 76 का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। 77 की बात करते हैं, बुद्धि के त्रिविनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो त्रिविनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कौन है? गिलफोर्ड द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गिलफोर्ड द्वारा किया गया। यानी 77 क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। और 78 की बात करते हैं, निम्न में से किसने साधात्मक अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? साधात्मक अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन, देखो यहाँ पे जितने भी है सारे थियरी के प्रतिपादन करने वाले का नाम दिया जा रहा है। तो थॉर्नडाइक ने किया था, किसका? इसका। तो 78 का क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। और 79 की बात करें तो जैविक अभिप्रेरक कौन सी है? तो मैंने पहले बताया कि जैविक अभिप्रेरक की अगर बात किया जाए
तो वो कौन सा है? निद्रा, यानी जो स्वचाल रूप से खुद ब खुद आता है। तो जैसे नींद आना, ये क्या है? जैसे जैविक है, यानी आपके बॉडी के विकास में आपकी बॉडी की जो नीड है, आपकी बॉडी की जो जरूरत है, वो सब क्या है? वो सब जैविक प्रेरक में आ जाएगा। तो 79 का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है। 70 माफ करना 80 की बात करें, अभी प्रेरणा का मुख्य तत्व होता है। तो अभी प्रेरणा का मुख्य तत्व क्या होता है? आप मोटिवेशन की बात कर रहे हैं ना, तो अभी प्रेरणा का मुख्य तत्व क्या होता है? प्रोत्साहन देना, यानी किसी को मोटिवेट कर रहे हो, उसे प्रोत्साहन देते हो, वो मोटिवेट हो जाएगा, वो काम को क्या करने लगेगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। तो 80 क्या हो जाएगा? कह सकते हो कि 80 का प्रोत्साहन देना। तो प्रोत्साहन किसमें? ख वाले पर राइट आंसर होगा। तो 80 का क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। 81 की बात करते हैं, निम्न में से कौन व्यक्तित्व का सिलगुण नहीं है? सिलगुण की अगर बात करें तो व्यक्तित्व का सिलगुण नहीं होगा तो कौन सा होगा? स्वप्न है जो सिलगुण नहीं है। बात की ईमानदारी, सहयोगी, यानी जो क्वालिटी के बारे में बता रहा है किसी व्यक्ति के, तो व्यक्ति के क्वालिटी के बारे में अगर बता रहा है तो ईमानदारी और सहयोगी क्या ये सिलगुण में आते हैं। तो 81 क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। 82 की बात करें, साक्षात्कार विधि का प्रतिपादन किसने किया था? साक्षात्कार विधि का प्रतिपादन करने वाला कौन था? यानी इंटरव्यू की अगर हम लोग बात करें तो इंटरव्यू के बारे में अभी थोड़ा देर पहले बताया, तो वो कौन था? मैक्समैन था, जो कह सकते हो साक्षात्कार विधि का क्या क्या था? प्रतिपादन किया था। यानी 82 क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। 83 की बात करें, साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। यह किसने कहा था? तो साक्षात्कार में जानते हो कि आमने सामने इंटरव्यू होता है, दूसरे व्यक्ति की मनो की बात को हम लोग समझते हैं, उसकी मनोभावनाओं को समझते हैं। तो ये किसने कहा था? मैक्समैन ने ही कहा था। यानी 83 क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। 84 साक्षात्कार विधि की विशेषता होती है। तो ये कैसा होता है? तो साक्षात्कार अगर देखा जाए तो ये कह सकते हो कि व्यक्तिगत होता है या व्यक्तिगत का होता है, यानी हम दूसरे व्यक्ति की बातों को समझने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशन से दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को समझते हैं। यानी 84 क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। 85 निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञानी की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? तो मनोविज्ञान की सबसे अगर परफेक्ट परिभाषा थियरी की अगर बात करें ना, तो वह मनोविज्ञान मन और व्यवहार का क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी 85 क्या हो जाएगा? घ राइट आंसर, एकदम परफेक्ट है। ठीक है। 86 की बात करें, अधिगम का संबंध सिद्धांत को डैश 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 क्या कहा जाता है? तो अधिगम सिद्धांत को कहा जाता है सीखने का शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत कहते हैं। यानी 36 से क्या 86 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही बात है। अधिगम यानी सीखना हो गया, और शास्त्रीय सिद्धांत शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत कहा जाता है। यानी 86 क्या हो जाएगा आपका? क हो जाएगा राइट आंसर। 87 की बात करें, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे है? तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुआ है भैया आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है, साइकिथन लोगोस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन, या कह सकते हो मन का अध्ययन या मन का विज्ञान। तो 87 क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। 88 की बात करें तो से डैश डैश उत्पन्न अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन की अधिगम कहलाती है। तो कौन कहलाता है? हाँ जी, कहलाता कौन है? तो ये कहलाता है अभ्यास और व्यवहार से उत्पन्न, कह सकते हो अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से अधिगम बनता है। तो 88 क्या हो जाएगा? का राइट आंसर। 89 वीवीआईपी है। सबसे पहले किसने बताया कि संपूर्ण उसके भागों के योग से अधिक होता है? ये बात बताने वाला कौन था? तो ये वरदाई मर ने बताया था। संपूर्ण पहले किसने बनाया कि संपूर्ण, सबसे पहले किसने बताया कि संपूर्ण उसके भागों के योग से अधिक होता है? तो ये कह सकते हो वरदाई मर ने बनाया। और 90 क्वेश्चन की अगर बात करें, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस में आता है? तो व्यवहारवादी सिद्धांत में आता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके जितने भी हैं मेजर वाले बच्चे, मेजर वालों क्या था? वीवीआईपी क्वेश्चन था। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्या था? ये पूरा वीवीआईपी 90 क्वेश्चन थे। इस 90 क्वेश्चन ने पूरा मैंने यूनिट, चारों यूनिट का क्या किया? वीवीआईपी जो ऑब्जेक्टिव वो सब दे दिया है। इसको एक बार देख लेना अच्छे से, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि गेस्ट पेपर में बहुत सारे आंसर गलत हैं, लगभग 20 से 25 आंसर्स गलत हैं। तो गेस्ट पेपर के भरोसे मत रहना ज़्यादा, ठीक है। हाँ, तो आंसर छांट कर लाया गया, सब कुछ खोज कर लाया गया, परफेक्ट लाया गया। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तब तक के लिए चलते हैं, फिर नेक्स्ट कल के क्लास में मिलते हैं। देखिए रात के बज चुके हैं, लगभग 11 साढ़े 11 हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू।